कि पृथ्वीराज कपूर जी ने 1942 में जो कह रहे थे पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की, तब वो टूरिंग ग्रुप था उनका, घूम घूम के वो नाटक करते थे। उनका नाट्य समूह था रंगमंडल, तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। तो उनके ही नाम पर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर, और राज कपूर शशि कपूर शम्मी कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर, तो मुगल आज़म में आपने उनको देखा होगा। और बहुत मशहूर नाटक उन्होंने किए। आज़ादी के आंदोलन में जिन दो नाटक ग्रुपों का नाम है उसमें इप्टा है और पृथ्वी थिएटर्स। वो पृथ्वी थिएटर अलग सी चीज़ थी, घूम घूम नाटक करते हैं और वो झोली लेकर के नाटक के बाद दर्शकों के सामने जाते थे, लोग उसमें पैसे देते थे, यही उनकी इनकम थी। तब ये सब नहीं था, टिकट विकेट नहीं था। और जब कभी किसी ज़मींदार ने उनको अपने घर बुलाया कि आप हमारे घर आइए, आपको मैं लाख रुपए दूंगा, हमारे घर आके नाटक करिए, तो उन्होंने कहा हम किसी के घर नाटक करने नहीं आ सकते, नाटक किसी की बबौती नहीं है, हम जहाँ करते हैं वहीं आप आके दीजिए, झोल में हमारे 5 रुपये आप दीजिए, हम खुश हैं। हम 1 लाख लेने के लिए नाटक लेके आपके घर नहीं हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ थिएटर इन होम शुरू हुआ था मुंबई में एक बार, तो तब मुझे बड़ी याद आई थी पृथ्वीराज जी की। तो खैर वो चलता रहा। 62 में उन्होंने पृथ्वी के, जो आज पृथ्वी है, वो 1962 में उन्होंने वहाँ एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, ये सोच करके कि अपने नाटकों की रिहर्सल वगैरह वहाँ करेंगे। अगर आपने सुना हो तो पठान, दीवार, आहुति, इस तरह के उनके नाटक थे पृथ्वीराज कपूर के। आज़ादी की लड़ाई में उस पृथ्वी थिएटर का योगदान है जो पृथ्वीराज कपूर ने स्थापित किया था, और इप्टा का। यही हमारा हिंदी रंगमंच का उद्भव भी है। आधुनिक हिंदी रंगमंच 1940-42 से माना जाता है। तब ये 2 संस्थाएं शुरू हुई थी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा। मैं नहीं कहना चाहता इप्टा, मैं कहना चाहता हूँ जन नाट्य संघ। बार बार मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेजी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करके हिंदी की स्थापना करना चाहता हूँ। भारतीय जननाट्य संघ, भारतीय जननाट्य संघ, वो उन्होंने, वो दोनों का योगदान उसमें है। तो 62 में उन्होंने ज़मीन ले ली यहाँ पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वो 72 के आसपास वो मर गए, मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन वो मर गए, कुछ हुआ नहीं। जब वो अपना वो ग्रुप चलाते थे तब शशि कपूर सबसे छोटे बच्चे उनके पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी थे, पढ़ते उढ़ते नहीं थे। पिताजी से कहा उन्होंने कि मैं कैंटीन में पैसे खर्च करके, खा पी करके आपका पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे आप पढ़ने मत भेजिए। उन्होंने 75 रुपये महीने पर अपने ग्रुप में उन्हें काम करने के लिए बोल दिया। तो चाइल्ड आर्टिस्ट से, बाल कलाकार के रूप में वो उसमें काम करने लगे। तो मैं जानता था कि ओपेरा हाउस में ये बात हुई, लेकिन ये बात कलकत्ते में हुई। कैंडल साहब थे, फ्रेजी कैंडल, वो इंग्लैंड में उनका अपना ग्रुप था, वो आए थे नाटक करने। तो उनकी बेटी थी जेनिफर कैंडल। तो जेनिफर उनकी हीरोइन हुआ करती थी, मेन रोल किया करती थी, और शशि कपूर बाल कलाकार थे। तो कलकत्ते में दोनों का शो था उसी उत्सव में, नाट्योत्सव में। तो ये दोनों मिले, साथ में रहते थे, साथ में शो था वहाँ। तो वो बातचीत रही, फिर कई जगहों पर इन लोगों की भेंट हुई, और वो भेंट इन लोगों की प्रेम में बदल गई। जेनिफर जी 3 साल बड़ी थी शशि कपूर से। फिर उन लोगों ने विवाह किया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जेनिफर ना होती तो ये पृथ्वी थिएटर जो आज है वो नहीं होता। पृथ्वीराज कपूर के मरने के बाद वो चाहते थे कि यहाँ थिएटर बने, जो ज़मीन उन्होंने ली थी, लेकिन जब वो मर रहे थे तो ज़मीन की लीज़ ख़त्म हो गई थी। तो उस लीज़ को रिन्यू करवाया शशि कपूर और जेनिफर ने फिर से, और वो जगह ली। उन्होंने अपने प्रयत्नों से ये पृथ्वी थिएटर बनाया यहाँ पे। पहला शो वहाँ पे इप्टा का हुआ था, उद्ध्वस्त धर्मशाला। गोपू देशपांडे, गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे मराठी के नाटककार हैं, और उसमें नसीर ने, ओमपुरी ने, बेंजामिन गिलानी ने काम किया था। वो 5 नवंबर 1978 पृथ्वी की शुरुआत, पहला नाटक हुआ। उसके पहले सब उन्होंने बनवाया, वो डिज़ाइन उनकी कैसे विदेशों से आई। दुनिया का एक बेस्ट थिएटर जिस तरह से होते हैं, सर्वोत्तम थिएटर, उसमें से एक पृथ्वी है। आज या तब से ही 80-90 के आसपास पृथ्वी की जो शोहरत हुई, जो उसका रुतबा बना कि पृथ्वी में परफॉर्म करना, पृथ्वी में आकर के नाटक करना लोगों के लिए मक्का मदीना जाने जैसी बात हुआ करती है। तो उसको थिएटर का मक्का कह सकते हैं, पृथ्वी थिएटर को। तो इस तरह की उसका स्टेटस बना। तब से वहाँ लगातार नाटक हो रहा है। जेनिफर जी ने 5 साल बाद 83 में पहला नाट्योत्सव किया वहाँ, जब थिएटर 5 साल का हो गया। लेकिन 84 में जेनिफर जी मर गई, 50-52 साल की उम्र में ही वो मर गए। लंबा विधुर जीवन जिया शशि कपूर जी ने।
और उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ, आपसी संगति इतनी थी कि लिखा ये जाता है कि शशि कपूर को उन्होंने मोटा नहीं होने दिया, और उनके मरते ही शशि कपूर इतने मोटे हो गए, कोई कंट्रोल नहीं रहा उनके ऊपर। तो ये उनका रुतबा था। फिर जब मर गए तो फिर अब थिएटर कौन देखे? शशि कपूर को छुट्टी नहीं थी देखने की, मेन तो वही थे कमेटी में, शशि कपूर जी ही। लेकिन पढ़ा है मैंने शशि कपूर पर, एक किताब आई है, उसमें मैंने पढ़ा है कि उन्हें व्यावसायिक फिल्में करनी पड़ती थी इसलिए कि पृथ्वी थिएटर चलता रहे, क्योंकि पृथ्वी थिएटर में बहुत पैसे लगते थे और वो पैसे आते नहीं थे। वो दिन तो मैंने सुना है, देखा नहीं है, कि उन दिनों जो लोग नाटक करने आए थे, खास करके इप्टा के लोग थे और दिनेश ठाकुर थे, उसके बाद इला अरुण जुड़ गई उसमें, शफ़ी नामदार जुड़ गए उसमें, जो बड़े बड़े बाद के आर्टिस्ट भी आप सब लोग जिनको जानते हैं, ओम कटारे जुड़े, जो बड़े फिल्म में नहीं गए इसलिए आप उनका नाम नहीं जानते होंगे। ये लोग पृथ्वी के सामने खड़े होकर रोडों पर वहाँ घूम घूम कर आने जाने वालों से कहते थे कि भाई यहाँ एक थिएटर खुला है, हम लोग नाटक करने वाले हैं, चलिए आप नाटक देखिए। और 5 रुपये का वहाँ टिकट बिकता था, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है नाटक देख लीजिए। ये दिन हमने नहीं देखा है, ये दिन हमने सुना है। ये दिन हमने देखा है छबील दास में। दूसरा जो बड़ा मूवमेंट है मुंबई में थिएटर का, वो छबील दास है, इसके पहले का है। वहाँ मैं भी जब जाता था तो काउंटर खुला रहता था, एक आदमी बैठा रहता था, आप 5 रुपये दीजिए, टिकट दे देता था। अगर आप ऊपर चले जाते हैं देखने तो कोई पूछता नहीं था। अविनाश देशपांडे, सुलभा देशपांडे, बाद में शंकर शेष वहाँ पर जुड़े थे। तो एक मूवमेंट वो था आविष्कार का, छबील दास मूवमेंट कहते हैं, और एक पृथ्वी बाद में शुरू हुआ यहाँ। तो वो 5 रुपये की बात थी, कोई आता नहीं था। आज वहाँ 500 से नीचे कोई टिकट नहीं है, और आप फ़ोन करिए तो हाउसफुल रहता है, 200 ही सीटें हैं। उत्सवों के दिन वो लोग नीचे बिठा करके 300 बिठा देते हैं किसी तरह से। खैर, जब 84 में जेनिफर जी मर गई तब बड़ा सवाल पैदा हुआ कि ये कौन चलाए, क्योंकि वो नाटक करने वालों को जब पैसे नहीं आते थे, टिकट नहीं बिकता था, लोग नहीं आते थे, तो भी वो कहती थी तुम लोग कुछ नहीं लेती थी, बल्कि उन्हें नाश्ता पानी खाने पीने का इंतजाम भी करती थी, रिहर्सल करने वालों को भी चाय वाय पिलाती रहती थी। इस तरह उन्होंने पृथ्वी को बड़ा किया है। तब फिर कुणाल ने फिरोज़ अब्बास, नाम सुना होगा आपने, फिरोज़, जिसने गांधी माई फादर फिल्म बनाई अक्षय खन्ना को लेकर के, अनिल कपूर को भी उसने फिल्म बनाई। अभी उसने मुग़ल आज़म बनाया नाटक। मुग़ल आज़म नाटक फिल्म के टक्कर का है। 2000 फिरोज़ खान की फिरोज़ अब्बास खान, अच्छा, फिरोज़ अब्बास खान। तो मतलब अभी उसने जो मुग़ल आज़म बनाया है वो आप नाटक देखिए, लगता है हम फिल्म देख रहे हैं। 2000 से कम कोई टिकट नहीं था, पीछे का टिकट, आगे का टिकट 10,000 था, और सबसे पीछे का टिकट 2,000 था। हाँ, मैंने 5,000 वाले में देखा है दोस्त की तरफ से। हाँ, वो मुझे भी मेरी विद्यार्थी ले गई, उसने कहा कि आपने हमें बहुत नाटक दिखाया है, ये नाटक आपको मैं दिखाऊंगी। तो उसने 5,000 वाला लिया था, लेकिन पहुँचते ही फिरोज़ मिल गया। अरे तुम नाटक देखने आए हो, तो बोला क्यों नहीं मुझे? मैंने कहा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी बोलने को, हमारी विद्यार्थी दिखा देंगे। अच्छा त्रिपाठी जी, एक मिनट भी थोड़ा सा टुकड़ों में बात करेंगे। अभी जो है त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे कि संजना की क्या भूमिका रही है, संजना कपूर की पृथ्वी में। उसके पहले मैं थोड़ा सा माहौल का जिक्र करना चाहता हूँ। पूरे देश से हमारे जो है कोई राइटर दोस्त, कलाकार दोस्त आते थे, तो वो मुझको बोलते थे कि पांडे जी पृथ्वी देखना है। मतलब समझिए कि एक टूरिस्ट प्लेस जैसा कि लोग आते थे बाहर से और पृथ्वी थिएटर देखने आते थे, इतना क्रेज। और वहाँ जो है कुल्हड़ में पहले चाय मिलती थी 20 साल पहले, और वहीं यम हुसैन को मैंने बैठे हुए देखा बिना जूते चप्पल के, नंगे पाँव, है ना। तो मीरा रोड में मैं था 97 में, तो आबिद सूफी उन्होंने कहा चलिए पांडे जी आज पृथ्वी में चाय पीते हैं। तो हम लोग जो है चाय पीने के लिए पृथ्वी में गए, इतना क्रेज़ था उस पृथ्वी का। और वहाँ जो है ये अनुराग कश्यप मिले, तो अनुराग कश्यप ने आबिद जी को बहुत रिस्पेक्टफुली उसको चाय पिलाया। और बाद में आबिद जी ने बताया कि उसने यहाँ पर जो है अनुराग में मेरे का भी काम किया है। और अभी जो है 5 साल पहले यात्री के खुला मंच में मैंने एक नौजवान को 2 बार बुलाया, मालूम पड़ा कि उसका कुछ खान नाम है, वो भी जो है पृथ्वी में मेरा का काम करता है। शायर है। तो मैंने काफ़ी समय से नहीं गया। तो ये एक ऐसा माहौल है, जैसे राग दरबारी था, उसके जो आलोकनाथ वगैरह कलाकार थे, सब जब भी शूट नहीं होता था जाके पृथ्वी में कई घंटे बैठे थे। तो उसने एक बहुत अच्छी बुक छाप दी है। तो थोड़ा सा उस माहौल के बारे में
त्रिपाठी जी बात करेंगे और संजना कपूर की क्या भूमिका है। अभी संजना कपूर आने वाली थी, फिरोज के बाद वही आती है। हाँ, वही। कि जब नाटक जब पृथ्वी कौन चलाए तो फिरोज को बुलाया कुणाल ने। जी। 90 में फिरोज ने बहुत अच्छा काम किया। उस उत्सव परंपरा को जो 84 में पहली बार करके गई थी जेनिफर जी, उसको उसने बहुत हाइट तक पहुँचाया। फिरोज ने बड़े बड़े उत्सव किए। 90 के आसपास, 91 के आसपास संजना जी अपने को उन्होंने मुक्त कर लिया। उनकी लाइफ आपको अगर पता हो कि कैसे उनका बासु भट्टाचार्य के बेटे से शादी हुई, कैसे वो इंतजार किया 6 साल उन्होंने, वो चला गया मॉन्ट्रियल, आया ही नहीं लौट करके। तो फिर जब वो एकदम से मुक्त हो गई, तय कर लिया कि मैं शादी वादी कुछ नहीं करूँगी, अब कोई चक्कर नहीं। वो फिल्म भी, उनकी 2-4 फिल्में भी उन्होंने की थी, वो सब बंद करके उन्होंने कहा अब मैं बपौती अपनी संभालूंगी पृथ्वी थिएटर। वो वहाँ आई तो फिरोज़ को मुक्ति मिली। फिर फिरोज़ ने अपना दूसरा काम करना शुरू किया। तो उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने थिएटर को मॉडर्न बनाया, आधुनिक बनाया, आधुनिक तौर तरीके ले आए। लेकिन हमें तो प्यार उससे था जो पीछे वाला तरीका, जिस माहौल की बात कर रहे हैं। उनके आने के बाद वहाँ चाय की नहीं, वहाँ आयरिश कॉफ़ी मिलती थी। मैंने तो पृथ्वी कैफ़े पर एक लेख लिखा, सिर्फ पृथ्वी कैफ़े, कि वहाँ कैसे क्या करने लोग आते थे। तो आयरिश कॉफ़ी पीने कहाँ से लोग आते थे उस ज़माने में। जब मैं पहली बार जाता था 35 रुपीज़ की थी, 65 रुपीज़ तक एक कप कॉफ़ी आयरिश होती थी। लेकिन आयरिश कॉफ़ी का एक नशा था, सबको पीने, नशा आता भी था उससे, और उसको पीने का भी नशा था लोगों का। और हर चीज़ वहाँ मिलती थी। वहाँ की खासियत थी मक्के की रोटी और वो किसका साग खाते हैं पंजाब में, सरसों का, हाँ, सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये वहाँ की खासियत थी। हम लोग पृथ्वी पे जब कोई खास मेहमान आता था, जब वही पैसे खर्च करने के मन होते थे, तो हम लोग पृथ्वी में खाना खाने जाते थे शाम को। आज पृथ्वी का हाल ये है कि आपको कुछ वहाँ हाथ से मिलेगा ही नहीं, आपके सामने आ जाएगा मेनू, आप उस पर ऑर्डर करिए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, ऑनलाइन ऑर्डर से वो चीज़ आती है और फिर ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। आप लिखित और मौखिक ना ऑर्डर दे सकते, ना आप कैश पेमेंट कर सकते। तो लेटेस्ट जब मैं गया था अभी, सुरेंद्र वर्मा, मैं और रमन मिश्र, तो मुझे लगा कि अब तो यहाँ आने लायक भी नहीं रहा। नहीं तो हर बेरा हमको पहचानता था। जो बातें कर रहे हैं बैठने की, कौन कलाकार ऐसा है जो वहाँ बैठा नहीं रहता था। सत्यदेव दुबे को कहा जाता था कि पृथ्वी के परमानेंट फिक्सचर है, परमानेंट फिक्स हैं वो, सुबह वहीं पहुँच जाते थे। और संजना के ज़माने में दुबे जी वापस आए थे। पहले वो जाते थे, परमानेंट फिक्सचर थे, बाद में उनका कुछ झगड़ा हो गया, उन्होंने छोड़ दिया, 10-12 साल गए ही नहीं। संजना को श्रेय वही जाता है, वो मना करके उनको ले आए। तब फिर वो संजना उनके खाने पीने का भी इंतजाम करती थी। दुबे जी भी कुछ नहीं थे। सारे के सारे कलाकार वहाँ, जो राग दरबारी ही नहीं, जो बाद में सारे 83 में जब गांधी बनी, उसके पहले गांधी में जितने कलाकार आपको दिखाई पड़ेंगे, उसके तमाम कलाकार सब आपको वहीं दिखाई पड़ते थे। तो पृथ्वी एक सीढ़ी भी था, एक वो प्लेटफॉर्म भी था जहाँ से आप उछल के वहाँ जा सकते थे। पृथ्वी का मानक ये है, जो कोटेबल बात आपकी होगी, कि 3rd बेल के बाद, तीसरी घंटी के बाद, मैंने किताब लिखी तो मन होता था तीसरी घंटी के बाद ही लिखूं, लेकिन फिर मैंने तीसरी आंख का सच दिखाना उसका। तो तीसरी घंटी के बाद वहाँ कोई नहीं अंदर जा सकता। अमिताभ बच्चन टिकट हो तब भी अमिताभ बच्चन को मैंने लौटते देखा है गाड़ी लेकर के। तब कब एंट्री मिलेगी? इंटरवल पे। तो इसका एक विकल्प निकाला गया वहाँ, दुबे जी ने निकाला, सज्जय दुबे ने। उनका पूरा ग्रुप, इप्टा वालों का ग्रुप, वो लोग क्या करते थे कि 15 मिनट की कोई कहानी या कविता सुनाते थे। अरे भजते दिल क्या करूँ है, दिल क्या करूँ वाली कविता मैंने वहीं सुनी है। हरिशंकर परसाई कोई लेख पढ़ा जाता था, और उस लेख पढ़ने के बाद 15 मिनट के बाद एक बार दरवाज़ा फिर खोल दिया जाता था कि जो लेट कमर्स हैं वो आ जाएँ, क्योंकि नाटक के बीच कोई नहीं आ सकता। फिर आप इंटरवल तक बैठिए और इंटरवल के बाद जाइए। उसका एक्सेप्शन मैं ही हूँ कि मुझे संजना पीछे से बिठा देती थी अगर मैं लेट हो गया तो दिनेश ठाकुर जैसे तमाम लोग जो है वो बालकनी से देखते रहते कि त्रिपाठी आया नहीं, 3rd बेल बंद लगाओ कहीं। क्योंकि मैं रेगुलर लिखता था, 20-22 साल मेरा वही जीवन था, हर शाम वही बीती है। उस किताब को मैंने पृथ्वी की शामों के नाम समर्पित भी किया है। तो हम तो वहाँ के परमानेंट फिक्सर हम भी थे, कोई शाम ऐसी नहीं होती। एक नाटक 8-8 बार देखा मैंने वहाँ पे, लोगों के दबाव से। खैर वो बात सब, बहुत बातें सब दूसरी हैं। तो संजना ने उसको ये मॉडर्न बनाया कि वो कैफ़े बदल दिया, आयरिश कॉफ़ी बदल गई, सब फास्ट फूड आ गए वहाँ। फास्ट फूड वहाँ नहीं मिलते थे। और उसने थिएटर के जो परफॉर्मर्स थे उनको भी बदला, नए नाटक ले आए। अंग्रेज़ी नाटकों की बहुतायत शुरू हो गई संजना के आने के बाद।
इन्होंने हिंदी थिएटर के लिए, मैंने कई बार लिखा, संजना बहुत नाराज़ भी हुई कि पृथ्वी थिएटर हिंदी थिएटर को प्रमोट करने के लिए जेनिफर जी ने बनाया था। अब वहाँ अंग्रेज़ी का माहौल हो गया, अंग्रेज़ी नाटकों को परिचय दिया जाता है, और संजना के रहते, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, संजना के रहते जो वहाँ कॉकस बैठा एक जो पृथ्वी को चलाता था, वो लोग अंग्रेज़ी बोलते थे। बहुत सारी वहाँ योजनाएँ बनी, जैसे वहाँ का नियम ये था, पहले सोमवार को थिएटर बंद रहता है, उसकी साफ़ सफाई होती है। मंगल बुध को कम से कम पैसे का टिकट होता था। जब पूरा टिकट 50 रुपये का था तो वो मंगल बुध को 10 रुपये का था। अब जब पूरा 500 रुपये का 250 रुपये का हो गया तो मंगल बुध का टिकट 50 रुपये का था। और मंगल बुध को वो नाटक वहाँ किए जाते थे जो ग्लैमरस नहीं होते थे, जो प्रयोजन मूलक नाटक होते थे, जो एक्सपेरिमेंटल नाटक होते थे, जो सीरियस नाटक होते थे, वो मंगल बुध को होते थे वहाँ। फिर गुरु शुक्र को ठीक था, शनि रवि को व्यावसायिक नाटक, आप जितना चाहो टिकट रखो। बाकी दिन 10 रुपये पर हेड थिएटर चार्ज करता था। जितने लोग देखने आए 10 रुपये पर हेड प्रोड्यूसर पेमेंट करता था। लेकिन उस दिन शनिवार रविवार को उसका रेट अलग था, आपका जितना कलेक्शन हुआ उसका सर्टेन परसेंटेज आपको देना होता था। ये सब उनके नियम थे, और ये सारे नियम संजना जी ने आने के बाद बनाए। इस तरह उन्होंने थिएटर को कई तरह से मॉडर्न किया, जो ज़रूरी भी था। लेकिन फिर संजना ने भी छोड़ दिया। संजना ने छोड़ा तो अब उसको कुणाल देख रहे हैं, और कुणाल तो के पास तो समय नहीं है, वो तो ऐड फिल्में बनाते हैं, उनका ऑफिस बर्ली में है वहाँ पे। लेकिन वो किसी न किसी को डिप्यूट किए रहते हैं, और अब सारा काम ऑनलाइन होता है, अब फिजिकल किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ की तो एक एक प्यून से, एक एक प्यून के घर बार, उनके बच्चे कब बीमार हैं, इस तक की खबर संजना रखती थी। एक ख़ास बात, वहाँ जो बुकिंग क्लर्क था एक लड़का, उसको ब्लड कैंसर था, ऐसा था, वो दिखने में भी एकदम ख़राब बदसूरत सा लड़का था। संजना उसकी सारी देखभाल करती थी। 3 महीने पर ब्लड चेंज करवाना पड़ा, 1 महीने पर करवाना पड़ा, अंत में हफ्ते पर ब्लड चेंज करवाना पड़ा। और हफ्ते पर भी जब ब्लड चेंज होता था तो संजना सारा पैसा देती थी। और उसके मरने पर जो शोक सभा हुई थी वहाँ, वो ग्रेट शोक सभा हुई थी। हर आदमी का वो प्यारा लड़का था। इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा था मैं कि अमिताभ बच्चन भी लौट गए वहाँ से थर्ड बेल के बाद। और एक बार एक ग्रुप आया, एक ख़ास बात बताता हूँ आपको। एक बार एक ग्रुप आया लौंडों का, यंगस्टर्स का, यंगस्टर्स को लौंडे कहते हैं, लौंडों का ग्रुप आया। तो उन लोगों को जब टिकट नहीं मिला, लौटा दिया गया, क्योंकि थर्ड बेल हो गया है, टिकट ही नहीं दिया गया। तो उन सबों ने जा करके कोई ऐसा इलेक्ट्रिक का वो पोल उखाड़ दिया जिससे पूरी बिजली सप्लाई होती थी। और वो फेस्टिवल था, और मैं अंदर बैठा नाटक कर था। कलकत्ते का ग्रुप, वो दास गुप्ता जी का ग्रुप था, और एंटीगनी नाटक चल रहा था वहाँ पे। अब कैसे वो नाटक, उस दिन नाटक की ताकत और पृथ्वी की ताकत और थिएटर वालों का समर्पण देखने को मिला कि दिनेश ठाकुर, शफी इनामदार जैसे लोग मोमबत्तियाँ और माचिस लेकर के गए, स्टेज पर मोमबत्तियाँ जला दी। और वो नाटक इतने प्रोफेशनल थे नाटक वाले, कलकत्ते वाले, वो पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, सेन गुप्ता जी का इस वक्त, कि वो उसी के बीच से अपना नाटक करते रहे। आधे घंटे बाद इलेक्ट्रिशियन वाला आए वो लोग, उन्होंने बनाया, तो फिर उजाला हुआ और नाटक चला। शो मस्ट गो ऑन, अंधेरा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह की तमाम, पृथ्वी के इस तरह के तमाम रिकॉर्ड हैं उसमें करने के। तो इस तरह के जो नियम थे उनके टिकट्स के, उसी तरह से उनका नियम ये था कि जो फेस्टिवल्स होते थे उसमें आज नाटक जो हुआ उसमें दूसरे दिन उस पर डिस्कशन होता था डायरेक्टर के सामने, और तमाम लोग आते थे। वो उनका ऐसा परमानेंट फीचर हुआ था कि लोग नाटक से ज़्यादा उस डिस्कशन की राह देखते थे, कब डिस्कशन हो। संजना के समय में ही उनके जाते जाते उसमें परिवर्तन ये हुआ कि जो भी नया नाटक का शो होगा उसका शनिवार रविवार की शाम को उनके सामने पृथ्वी हाउस है। और पृथ्वी हाउस की व्यावसायिक कहानी है, उन्होंने पृथ्वी हाउस बनवाया, उसका 3 फ्लोर रेंट पर दे दिया ताकि थिएटर का खर्च आता रहे, और नीचे के फ्लोर पर ये लोग रहते हैं, इनका घर है। संजना वहाँ रहती है, जब भी आती है दिल्ली से वहाँ रहती है। शशि कपूर जी वहीं रहते थे हमेशा। और ये खास बात नोटेबल है कि शशि कपूर जी जब किसी काम के नहीं रह गए थे, बिल्कुल कहीं नहीं आते जाते थे, तब वो रोज़ 6 बजे वाला शो देखते थे। और वो गेट से अंदर जाते ही दरवाजे से एक फोल्डिंग चेयर खोल के रख दी जाती थी, हाँ, और उस पर बैठ जाते थे। कभी कभी इंटरवल के बाद फिर नहीं आते थे, जैसी उनकी तबीयत हो, कभी कभी इंटरवल के बाद आते थे। और मुझसे उन्होंने खास, उनके मरने पर मैंने संस्मरण लिखा था, जो वो मरे थे, तो उनके मरने पर मुझसे उन्होंने खास, मैंने पूछा, जब मेरा परिचय कराया गया पहली बार, मैंने कहा कि मैं हिंदी में समीक्षा लिखता हूँ, नाट्य समीक्षा लिखता हूँ। अरे हिंदी में नाट्य समीक्षा भी होती है?
बड़ा गहरा व्यंग्य किया उन्होंने कहा हिंदी में नाट्य, क्योंकि हिंदी की नाट्य समीक्षा सबसे पुअर कहते हैं, हिंदी में कहें गरीब तो अर्थ बदल जाएगा, सबसे औसत दर्जे की या नामामूली सी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि हिंदी में कोई समीक्षा लिखता ही नहीं। जब मैं आकर रेगुलर लिखने लगा तो बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त, भाई एक आदमी ऐसा आया है जो रेगुलर लिखता है। मुझे नवभारत टाइम्स से लौटा दिया था। संजना ने शुरू किया था, 2 अच्छे काम किए उसने बड़े। एक पृथ्वी प्लेयर्स नाम से उन्होंने अपना ग्रुप शुरू किया, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर की जेनिफर जी की ये इच्छा थी कि जो पृथ्वी थिएटर चलता था उस तरह का हमारा एक ग्रुप जो चले। तो संजना ने उसकी शुरुआत की, पृथ्वी प्लेयर्स बनाया जो चला नहीं, लेकिन हर गर्मी में 1 महीने का वो बच्चों की एक कार्यशाला करती थी संजना जी, और वो मुफ्त बच्चों को नाटक सिखाया जाता था। उनकी परफॉर्मेंस देख करके, टेस्ट ले करके उनका एडमिशन होता था। मेरे बेटे ने, मेरी दोस्त की बेटी ने वहाँ से वो कोर्स किया था शुरू में, बाद में तो मेरे बेटे ने वहाँ परफॉर्म भी किया। तो ये 2 काम उन्होंने संजना ने की। फिर पृथ्वी आर्ट गैलरी बनी, जो जगहें हैं जहाँ बुकिंग होती है, अगर कोई गया हो तो बुकिंग इस तरफ जो जगह थी और इस तरफ जो जगह थी, जहाँ नाटक वालों के पोस्टर लगते थे, फोटोज़ लगते थे, वहीं नीचे वो लोग कलाकृतियाँ रखते थे आर्टिस्ट लोग आकर के, और उसको भी लोग देखते थे। और बुक शॉप की जैसे उन्होंने बात की, वहाँ की बुक शॉप बहुत मशहूर थी। अब तो बदल गया वो आदमी, अब जो आदमी आया है वो उससे अच्छा चला रहा है। पहले क्या था कि बहुत नामचीन किताबें वहाँ, ऐतिहासिक किताबें रखी जाती थी। अब क्या है कि हर तरह की किताबें रखी जा रही है, जिससे कि धंधा ज़्यादा हो। तो इस तरह के उनके फीचर्स हुआ करते थे। जो मैं बताने जा रहा था, एक बात वो दिमाग से निकल गई, अब बोलिए। हाँ, एक मिनट, मैंने कौन सा नाटक पहले देखा है, सबसे पहला सवाल जो किया था वो बताना था कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार सी थी, बहुत संघर्ष में थी, 1 मिनट का समय नहीं था, लेकिन मैं नौटंकी करता था गांव में, रामलीलाएं आयोजित करता था गांव में, और उसके लिए बहुत बदनाम था गांव में। तो वो नशा तो था मुझे, और पृथ्वी में जैसे कहते पृथ्वी लोग देखने जाते थे, मैं पृथ्वी देख के लौट जाता था वहीं से। समय नहीं है अपने पास देखने का। लेकिन जब MA करके मैं चेतना कॉलेज में लग गया, तो जो मैंने पहला काम किया वो नाटक देखने लगा। तो वो अंधे चूहे नाटक था, इप्टा का, और राकेश बेदी उसमें मेन रोल में थे, बहुत सारे मेन रोल में थे, जासूसी नाटक था वो, सस्पेंस ड्रामा था। तो वही लेकर के मैं नवभारत टाइम्स गया लिख करके। तो मन तो था, रामलीलाएं करता था और नौटंकी करवाता था, तो मन तो था नाटक करने का, वो करने का मुझे ज़िंदगी ने अवसर नहीं दिया। हमारे यहाँ एक जो कहावत होती है कि वो होंठ जो चूम नहीं सके गाने लगे, एक कहावत है अंग्रेजी की। तो हम नाटक कर नहीं सके तो नाटक लिखने लगे नाटक पर। तो लेकिन नवभारत टाइम्स से गया तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना समीक्षक है, वो अनूप सेठी थे। अनूप सेठी महीने में कभी 1 आध दिन जाते थे और वो नाटक देख के आते तो लिख देते थे। फिर बाद में वो मेरी छापने लगे तो काट कूट देते थे, क्योंकि संपादक का ये कहना था कि यार जो अच्छा है वो लिख दो, जो बुरा है क्यों बता रहे हो दुनिया को, अब ये तो कोई समीक्षा नहीं हुई। तो मैं इससे बड़ा असंतुष्ट था। तो जब जनसत्ता आया तो मैं जाके मिला, अच्युतन मिश्र आए थे, थोड़े दिन 15 दिन तो कोई गुजराती था, उसके बाद मिश्र जी आ गए। मिश्र ने खूब लंबी बातें की मुझसे और कहा आप रेगुलर लिखिए। बुधवार को 1/4 पेज दिल्ली वाले पेज पर जगह मेरे लिए निकाली गई। वो बढ़ाते बढ़ाते मैंने अपनी लालच से बढ़ाते बढ़ाते उसको आधा पेज कर लिया था। तो जो इतनी अच्छी समीक्षाएं जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इसलिए कि इतना स्पेस उन लोगों ने दिया मुझको। और फिर सीरीज़ दिखवाई, मराठी थिएटर में क्या हो रहा है 15 आर्टिकल लिखे मैंने, हिंदी थिएटर में क्या हो रहा है 15 आर्टिकल लिखे मैंने, सारे ग्रुप वालों से बात कर करके। तो मराठी वाले पढ़ने लगे। जयवंत दड़वी दादर रहते थे, वो शैतान चौकी में छपिल्ला से रोड पे। तो वो उन्होंने कहा कि हम बुधवार का जनसत्ता लेने लगे। भाई आपका बुधवार को आता है तो हम बुधवार का जनसत्ता ले लेंगे। कि हमने कम से कम 25-30 मराठी कलाकारों, निर्देशकों से सबसे बात की और मराठी थिएटर के बारे में बताया, उस तरह की हिंदी का बताया। तो ये सब तो हमारी वो मामला हुआ उनका। लेकिन जब वो चले गए, जब जनसत्ता बंद हो गया, तब नवभारत टाइम्स में भी उसी तरह लिखना शुरू किया। मेरा ये सौभाग्य था कि बार बार विश्वनाथ जी कहते थे यार वो नाटक बड़ा अच्छा हुआ है, तुम लिख दो उसके बारे में। मैं कहा मैं जनसत्ता में लिख रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक नाटक की समीक्षा मेरी दोनों जगह छप गई एक ही दिन। अब वो जुर्म है, तो वो अपराध है। समीक्षा अलग अलग थी, आप दोनों पढ़ लीजिए तो बिल्कुल लगेगा नहीं कि कोई रिपीटेशन है, अलग अलग बात थी। लेकिन एक ही नाटक एक ही आदमी 2 अखबार में लिख रहा है, एक ही दिन छप रही है, ये जुर्म है। तो ऐसे भी वाक़यात हुए और फिर तो मैं ही यहाँ वहाँ चला गया, निकल गया। आप जो है इप्टा से जो कलाकार जुड़े रहे, उस कलाकारों के बारे में बताइए। इप्टा से मेरे ज़माने में ये और पहले से
सकेंगे? हाँ, वो तो भाई बड़ी बड़ी लंबी परंपरा है इप्टा के उन लोगों की। ये जो संजीव कुमार इप्टा में थे, बलराज साहनी तो इप्टा के रेगुलर मेंबर थे। अब ये सब वो लोग हैं जो ए के हंगल तो शुरू से ही थे, जब से वो पेशावर से आए तो इप्टा के साथ ही आए वो। और इप्टा की शुरुआत तो आज़ादी के मूवमेंट के लिए कि हर विधान में आदमी लड़ाई लड़ता है, लिखने वाला कलम से करता है, तलवार वाला तलवार से करता है, और नाटक हमारे यहाँ विरोध का एक बड़ा माध्यम था। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा नाटक का इतिहास कि जितने दिन हम गुलाम थे नाटक गायब था, इसलिए कि कोई सत्ता बर्दाश्त नहीं कर पाती नाटक को। कारण ये है कि 200-500 लोग देखते हैं और आप जो कहते हैं उसका उनके ऊपर असर पड़ता है। मैंने अपने सामने वो आंदोलन देखा है जबलपुर में। मैं वो शो देख रहा था, उनकी कहानी आई थी उदय प्रकाश की, उस पर वो नाटक बना था और अंतिम प्रार्थना पर। और जब ही नाटक शुरू आधे घंटे में वहाँ क्रैकर्स जल गए और भगदड़ मच गई, धुआं हो गया चारों तरफ। लेकिन कमिश्नर के कारण तुरंत पुलिस आई, उन लोगों को भगाया गया। 15-20 मिनट के गैप के बाद नाटक फिर उसी तरह से हुआ। तो क्या पता लगा कि आयोजकों को पता था कि ऐसा होगा। कमिश्नर को इस प्लानिंग के साथ बुलाया गया था कि कुछ होगा तो कंट्रोल करेंगे। कमिश्नर को ये नहीं पता था ऐसा होने वाला है। तो नाटक मेरा कुल पहले मतलब कहने का कि नाटक जो है वो विरोध की विधा है। तो जो जन नाट्य संघ की, भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना हुई थी वो तो उसके कारण हुई थी, और उसमें प्रगतिशील सोच वाले सब लोग आए थे। और वो जो हमारी धार्मिक जो हमारी रूढ़ियाँ हैं उसको तोड़ करके उसमें सारे के सारे हिंदू मुसलमान और किसी भी जाति पाति का और तबके का उसमें भेद नहीं था, इसीलिए उसका जन नाट्य संघ नाम था। पीपल्स एसोसिएशन जो है वो दुनिया नाटक था। तो ये दोनों जो है वो आज़ादी के मूवमेंट से ही शुरू हुए थे। इनका पठान और दीवार और आहुति नाटक जो इनके थे पृथ्वीराज कपूर के, वो भी उसी के थे। तो ये दो हमारे स्तंभ थे, वही उसकी इप्टा की शुरुआत है। उस ज़माने के लोगों के बारे में जो आप पूछ रहे थे तो कैफी आर्मी साहब थे। देखिए ए के हंगल को मैंने मंच पर देखा है, जावेद सिद्दीकी अभी भी हैं, वो भी उसमें जुड़े हुए थे। अंजन श्रीवास्तव हैं, रोहिणी टंगड़ी से नहीं जुड़ी थी इप्टा। रमेश तलवार हैं, देखिए कई लोग हैं। अच्छा, MS सथ्यू, हाँ वो तो मेन है। MS सथ्यू तो उनके सबसे बड़े निर्देशक और सबसे बड़े वो उनके सेट डिज़ाइनर हैं, सबसे बड़े निर्देशक भी। मतलब किसके गर्म हुआ इसके वो तो ये कहा जाता था कोई मंच पे बैठा है और अंदर सेट लगा हुआ है MS सथ्यू का, तो कोई थिएटर वाला नाटक भले न देखे, MS सथ्यू का सेट देखने जाता था। सथ्यू साहब का सेट है, जरा देख लीजिए। उनकी फिल्म गर्म हवा बहुत मशहूर हुई। तो उसमें वो बंटवारे के बाद की बात है कि वो कोठी है मुस्लिम की और बहुत बड़ा आदमी है वो, और उसे कोई हिंदू या कोई ले लेता है, वो तो सब लोग पाकिस्तान चले थे उसके बेटे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी पाकिस्तान नहीं जाता। जब वो उनकी जूते की या चमड़े के साथ कोई कारोबार था, जब वो सारा कारोबार टूट गया तो अपने हाथ से वो बनाने लगे बेचारे। इतने बड़े सेठ जिनकी बिल्डिंग थी वो सड़क पर बैठ करके वो बनाते थे और कहीं अलग जगह जाके रहते थे। तो उनकी माँ, जो उसका इमोशनल दृश्य है जिसके लिए वो बहुत याद की जाती है, उनकी माँ जो है वो डेथ बेड पे हैं, मृत्युशैया पर हैं, मरने वाली हैं, लेकिन उनके प्राण जा नहीं रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी भर जिस कमरे में वो सोई थी उस कमरे की उनको याद आती थी और बार बार उस कमरे को याद करती। उनका प्राण उसी कमरे में टंगा था, उसी कोठी में टंगा था। तो जा करके इन्होंने उस मालिक से रिक्वेस्ट की कि मेरी माँ को आप कुछ दिन उसी कमरे में रहने दीजिए जिस कमरे में वो सोती थी। उन्होंने वो जगह दी और वो जा कर के वहीं मरी। हमारे प्राण अटके होते हैं वहाँ। इस ज़बरदस्त थीम को MS सथ्यू ने उसमें उठाया और बलराज साहनी ने वो रोल किया था उसमें। यही ना बलराज साहनी थे, अद्भुत फिल्म है वो। मतलब उस जमाने की मील का पत्थर जो फिल्में हैं उसमें एक गर्म हुआ। यूट्यूब पे मिल जाएगी, हाँ यूट्यूब पर देख लीजिए। देखिए आप सब जी, किसकी बहुत अच्छी स्थिति है। पृथ्वी के सारे टिकट ऑनलाइन बुक हो जाते हैं। नाटकों में 540 शोज़ साल में होते हैं। हाँ, क्योंकि 2 शो सैटरडे संडे 2 शो होते हैं, बाकी दिन 1 होते हैं। अब बाकी दिन कोई 2 करना चाहे
तो वो कर, क्योंकि पॉपुलर नहीं है दूसरा शो, पहला शो 6 बजे वाला, इसलिए लोग नहीं करते। लेकिन जिसे विश्वास होता है, अब जैसे नसीर का नाटक, आज शायद नसीर का नाटक है, तो नसीर वगैरह नाटक होते हैं तो कभी भी वो कर दें, वो हाउसफुल हो जाता है। अच्छा, एकता के ऊपर रावत ने ऐसा आरोप लगाया है कि हमेशा लेफ्ट को लेके चल, लेफ्ट का है ही वो, लेफ्ट को लेके चल। हाँ, अब कोई आरएसएस पर आरोप लगाया कि राइट को लेके चलते वाले हैं, सारे उसमें जुड़े हुए थे ना, प्रगतिशील लेखक संघ के जितने वामपंथी थे। लेकिन पंजाबियों का जो असर हुआ, जैसे दुबई जाने के लिए नाटक, तो दुबई जो नाटक जाते हैं वो इब्टा के नाटक नहीं जा सकते दुबई, क्योंकि वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो कौन देखेगा, पैसे वाले नहीं देखते उसको। तो इब्टा ने भी समझौता किया, ऐसे नाटक उन्होंने बनाए जो कि चलें पति पत्नी संबंधों पर। मेरी इब्टा से बोलचाल बंद है कॉमेडी इसी कारण। काफ़ी निराश हुए आप कॉमेडी से। हाँ, राकेश बेदी उसमें थे और आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ थे, आरिफ था, सलीम आरिफ थे उसमें। पत्नी के रोल में सलीम आरिफ की वही थी, शायद उनकी पत्नी ही थी या कोई था। ऐसे ऐसे भयानक दृश्य उसमें आए, मैं उस वक्त देख के दहल गया, ये अगर मंच पर होगा तो उसका क्या होगा। नवभारत टाइम्स में लिखा मैंने, वो लोग सह ले गए उसको, लेकिन मेरा भी आक्रोश तगड़ा था, मैंने हंस से भेज दिया। नाम क्या था नाटक का? नाटक का नाम था बीवी वो बीवी, बीवी वो बीवी। वो दृश्य तो ऐसा था कि माँ खड़ी है, सास खड़ी है, लड़के की माँ, लड़की की सास खड़ी है, आरिफ और सलीम आरिफ और वो औरत जो है वो चूम रहे हैं, चूमने का अभिनय कर रहे हैं, लगभग चूम रहे हैं। माँ से कहते रहा तुम पीछे देखो, और जब कर लेते थे अब आओ हो गया, ये मंच पर हो रहा है। तो मैं तो एकदम पगला गया इसको सुन करके, तो देख करके, तो ऐसा पतन नाटक का। तो जब नवभारत में समीक्षा छपी तो राकेश बेदी ने पहली और अंतिम बार मुझे फ़ोन किया, और मैं लोकल ट्रेन में था, आ रहा था यूनिवर्सिटी से, खूब झगड़ा हुआ फ़ोन पे, और न वो मानने को तैयार थे ना मैं मानने को तैयार था। तो अंत में फिर रख दिया उन्होंने। इब्टा ने मेरा बाइकआउट किया, कमेटी में चर्चा हुई उसकी, सब लोग मेरे खिलाफ थे। एक MS सत्यु मेरे पक्ष में थे, AK हंगल चुप थे। AK हंगल मेरे व्यक्तिगत संबंध थे बहुत, मैं तो उनकी सेवा भी करने गया था, वो बीमार थे तो उठाने बिठाने, खिलाने पिलाने, इधर उधर घर के पीछे वो रहते थे और अकेले रहते थे। बेटा उनसे ज़्यादा परेशान था कमर से, ये तो 70-80-90 साल की उम्र भी चल फिर लेते थे। बेटा फोटोग्राफर था, वो चलता नहीं था, न बहू रह गई थी न पत्नी थी उनकी, तो ये दोनों थे। एक भाई शाम को खाना बनाने आती थी, मैं उनको अपने सम्मेलन में ले आया था, तो बोले देखो मुझे तब उसके पहले घर पहुंचा देना जब मेरी बाई चली न जाए, नहीं तो मुझे रात भर भूखो सोना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा हुआ तो मैं आपको खाना खिला के जाऊँगा। तो उनकी ये स्थिति थी। एक हैंगल तो वो चुप थे, लेकिन MS जी मीडिया में भी काफ़ी कुछ है। हाँ, वो तो लाखों थे, लड़ गए बाल ठाकरे से। और सुने, जिस बाल ठाकरे से समझौता कर लिया अमिताभ बच्चन ने, सरकार फिल्म के लिए चले गए उनके घर, उस बाल ठाकरे से AK हंगल ने समझौता नहीं किया। और मैंने उनसे कहा कि आप बचे कैसे? तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा बंदर भी गुलाटी थोड़ी भूलता है। मैंने उस ज़माने में आज़ादी की लड़ाई लड़ी है दिल्ली में रह करके, मुझे पता है वो कहाँ मुझे पकड़ सकते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, वहाँ से निकल लूँगा पतली गली से। ये तो ऐसे दक्काक लोग उस वक्त थे इब्टा में। और इब्टा और बाकी जो अंक है, बाकी जो क्या लोगों का इस तरह से बाकी किससे मतलब इब्टा पूरे जो अंक, और देखिए अंक है दिनेश ठाकुर का, और यात्री है ओम कटारे का, हम था शफी नामदार का, एकजुट है नाजरा बब्बर का। हाँ वही एकजुट नाजरा बब्बर, तो वो भी तो लेफ्ट वाली ही हैं, उनके पिता तो लेफ्ट के दिग्गज थे। क्या नाम था? सज्जाद ज़हीर। छप चुकी मेरी किताबें पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरह के अक्षरों में, और पढ़े भी जा चुके हैं भाव मेरे देश और परदेश दोनों ही स्वरों में। किंतु पाँव मेरे नाचने को है नहीं तैयार तब तक जब तक गीत अपना मैं नहीं सुनता किसी गंगो जमुन के तीर फिरते बावले से। आ लगा ले अंग से तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भीगल से। ये बच्चन जी की अभिलाषा थी। ये बच्चे तो कविता सार्थक तब होती है जब वो सड़क पर फिरता हुआ आदमी गाए। आप ये मिर्ज़ा गालिब फिल्में भी देखिए कि जब वो मुशायरा हो रहा है और जब उन्होंने चढ़ा दिया है, गालिब ने रात को उनको चढ़ा दिया है ज़ौक़ साहब को, जो उनके शाही शायर थे, जो उनके गुरु थे, बहादुर शाह जफ़र जो राजा इब्राहिम ज़ौक़। हाँ, इब्राहिम ज़ौक़ ने जो उनको चढ़ा दिया, इब्राहिम ज़ौक़ को चढ़ा दिया। शफ़ी नामदार वो रोल करते हैं इनके सीरियल में, गुलजार जी की।
पालकी से जा रहे हैं और ये अपना नुक्कड़ में बैठे कुछ खा पी रहे हैं। गालिब कह देते हैं कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। शफी ऐसे देखते हैं ज़ौक़ साहब और वो चुप हो जाते हैं, जाके कंप्लेंट करते हैं वहाँ, और दूसरे दिन मुशायरा बुला दिया जाता है। बादशाह, उनको गुरु थी बादशाह की, वो बुला दिया जाता है और गालिब से फरियाद की जाती है कि आपका कोई ऐसा वो है। पहले तो उन्हें बुलाया जाता है कि आपने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं, वो मेरे मक्ते का की पहली लाइन है। हाँ, इस तरह था वो। तो मुशायरे में कहा जाता है कि आप वही सुनाइए। वो बड़ा अच्छा दृश्य गुलजार जी ने सिरजा है उसमें कि वो सुनाना शुरू करते हैं, एक कागज़ निकालते हैं और बीच में पब्लिक देखती है कि कागज़, वो उनकी बगल में बैठे हैं मोमिन साहब, वो छीन लेते हैं कागज़, कुछ नहीं लिखा कागज़ पर। मतलब वही वो हर एक बात पे कहता है कि तू क्या है, तू ही बता कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो जो शफी नामदार रोल कर रहे हैं उनका ज़ौक़ साहब का, दूसरे शेर पर तो वही मुकर्रर कहना शुरू करते हैं, कहते हैं फिर सुनाओ, और पूरी गज़ल वो वही लिखते हैं, फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। इस पे ज़ौक़ साहब ने काफ़ी दाद दी। वो था कि बना है शह का मुसाहिब फिरे इतराता, बगरना शहर में गालिब किया वो। तो हमारे गुरु थे, दोस्त भी थे, गुरु भी थे, RR सिंह हिस्ट्री पढ़ाते थे। वो कहते थे देखो इसमें क्या तंज है, एक तरफ बादशाह है, एक तरफ शायर है। शायर बोलता है बना है शह का मुसाहिब फिरे इतराता, और वो देखता है, तब तक शायर कहता है बगरना शहर में गालिब किया मतलब अपने को नीचा दिखाता है, तंज भी करता है और दूसरे में अपने को नीचा भी दिखा देता है, क्योंकि बचना भी है उसको। जो बचेगा नहीं रचेगा कैसे, कहा जाता है जो रचेगा वही बचेगा, लेकिन जो बचेगा नहीं वो रचेगा कैसे, वो भी है। तो दोनों उसमें दिखाया जाता है, बड़ी भारी सही बात है। ये नाटक का नाम भी यही है, लाल किले का आखिरी मुशायरा, कुछ और है? नहीं, आखिरी क्षमा था। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि यूट्यूब पे नाटक है, इसको देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जो है वो 1857 के पहले का ज़माना था, उसमें जो मुशायरे होते थे, इब्राहिम ज़ौक़ कैसे पढ़ते थे, मोमिन कैसे पढ़ते थे, मिर्ज़ा गालिब कैसे पढ़ते थे, और उनके और कुछ और साथियों का वो भी उसमें जिक्र है। तो हाँ, तो एक अद्भुत नाटक है आखिरी क्षमा। तो ये जो है नाटक के रूप में एक मुशायरे को पेश किया गया, इब्ता ने किया, ये बहुत अच्छा है, मुशायरे का ही नाटक। हाँ, तो आगे भी हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जो दूसरे महत्वपूर्ण ग्रुप हैं उनका भी सुनेंगे।